हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके कंप्लीट एनालिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है डियर स्टूडेंट, जिस तरह से भी रिसेंटली मैंने यूपी पीजीटी का एनालिसिस किया, बहुत लोगों से बहुत प्यार मिला उसको, बहुत लोगों ने मुझे कॉल करके भी थैंक्स कहा, मतलब बताया कि हाँ सर काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। उसको मैंने 2 पार्ट्स उसके बनाए हैं। एक पार्ट मैंने बनाया कि किस तरह से आप उसके जो सामने के हर्डल्स हैं उनको आप कैसे आप ओवरटेक कीजिए, और दूसरा मैंने बताया कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको जो है आपको जो रिवीजन कैसे करने हैं, आपको जो है क्विक अटेम्प्ट किस तरह से लेना है। तो ये 2 पार्ट अलग अलग मैंने बनाए, दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ज़रूर देखिए उन दोनों लेक्चर्स को, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी यूपी पीजीटी का प्रिपरेशन किस तरह होगा। दूसरी बात आती है यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। ठीक है, ये जो यूपीएचईएससी है वंस अगेन फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है। सीट पिछले बार से कम है और कैंडिडेट जो है पिछले बार से ज़्यादा है, और जो कैंडिडेट है उनमें ज़्यादातर कैंडिडेट आपको पिछले बार का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, मतलब बिल्कुल अभी रनिंग में है, फॉर्म में है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के होने पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि कट ऑफ जो है वो फिर से हाई जाएगा। ठीक है, जो कट ऑफ है वो आपको हाई जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जीएस वाले पोर्शन से। ठीक है, तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ों को मेंशन करने जा रहा हूँ मैं, आप इसको अच्छे से देखिए। मैं आपको एक एक बात यहाँ बताऊँगा, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए होने वाला कंपटीशन है। ये सीएसआई या नेट या उस टाइप का नहीं है जिसमें कि आपको आगे बढ़ने का पीएचडी का मौका मिलेगा। यहाँ आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और अच्छी खासी सैलरी भी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं कि भाई देखिए स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, कुछ नहीं कर सकते, कट ऑफ हाई जाएगा उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सीट्स कम है उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपके सामने हर्डल क्या होंगे। ठीक है, आपके सामने हर्डल्स क्या है यहाँ पर आप चूँकि जितने भी लोग हैं नेट क्वालिफाइड हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। विदाउट नेट क्वालिफाइड इस फॉर्म को भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यूपी पीजीटी में आपको टक्कर देने के लिए आईटी जेई नीट की फैकल्टीज़ हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको टक्कर देने के लिए वो नहीं है। यूपीएचईएससी में वो आपको टक्कर नहीं देंगे। यूपीएचईएससी में टक्कर देने वाले स्टूडेंट्स जो होंगे ना, वो कौन से होंगे? देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इन दोनों बातों को आपको समझना होगा। एक स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली नेट क्रैक किया है, एकदम रिसेंटली, और एक स्टूडेंट है जिसने नेट क्रैक किया थोड़ा टाइम हो गया है। ठीक है, वो थोड़ा सा टाइम बीत चुका है, उसको वो थोड़ा टाइम लेटर हो चुका है, मतलब थोड़ा समय बीत चुका है। जिसने रिसेंटली क्रैक किया होगा उसको ये 70 में तो वो आराम से 60 से 65 मार्क्स उठा लेगा। लेकिन यहाँ जो केमिस्ट्री के अलावा जो 30 मार्क्स का जो जीएस है ना, या सब्जेक्ट के अलावा जो जीएस है, वहाँ पर इसको प्रॉब्लम होगी। जबकि बाद वाले में क्या है कि वो उनका रिवीजन हो नहीं रहा, चीज़ें भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो मार्क खा जाएंगे 50-55। ठीक है, बहुत हो गया, और फिर वो यहाँ से उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये वाले मतलब आपको जीएस वाले, यहाँ से वो मैनेज कर लेंगे। तो आज हम लोग हर एक तरह की बात करेंगे, कंप्लीट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि हम लोग पूरी बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग निकाल के यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपके रास्ते की रुकावट कोई नहीं है, जो फैक्ट है आपके रास्ते की रुकावट कोई नहीं है। यहाँ पर कोई फैकल्टी आपको यहाँ पर आपके रास्ते का हर्डल नहीं बनने जा रहा है। यहाँ आप खुद ही जो है अपने कंपटीटर हो, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए आएंगे सब लोग नेट क्वालिफाइड रहेंगे, सब हाईली बोनाफाइड रहेंगे। इसमें से कोई भी वीक टाइप का स्टूडेंट आपको नहीं पहुँचने वाला है। यहाँ जितने भी लोग आएंगे बिल्कुल छांट के सारे इंटेलिजेंट लोग ही पहुँचेंगे। यहाँ पर काम चलाओ लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ठीक है, देखिए आपको टाइम बीत चुका है या आपने रिसेंटली प्रिपेयर किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने नेट कब क्वालिफाई किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहला जो है फोकस कर देना है जीएस के ऊपर। ठीक है, आपको सबसे पहला काम जो है फोकस कर देना है आपको जीएस के ऊपर। देखिए जीएस के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस यानी कि 60 मार्क्स, और जो उधर आपका जो मेन पेपर है उसमें 70 क्वेश्चन है, जिससे आपका 140 मार्क्स आते हैं। इंटरव्यू को छोड़ दीजिए, इंटरव्यू तो बात की बात है, पहले इससे तो निपटिए। तो आप यहाँ पर 60 मार्क्स का जो जीएस है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ 4-5 नंबर पे स्टूडेंट जो है बिल्कुल अप डाउन हो जाते हैं। यहाँ 60 मार्क्स का सवाल है। अगर आप जीएस को कवर नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर आप नहीं कर सकते हैं।
आपको जीएस को कवर जो है वो हर हाल में आपको जीएस कवर करना होगा। विदाउट जीएस आप इसको कवर नहीं कर सकते। खैर ये आपकी जिम्मेदारी है। जीएस को कैसे कवर करेंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएस में क्या करना है। मैं वहाँ हेल्प करूँगा, लेकिन अब मेरा सारा फोकस तो इसके ऊपर होगा ना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो बात तो मैं केमिस्ट्री की ही करूँगा। जीएस के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा जो है जितने भी ये होते हैं ना मास्टर लेक्चर्स होते हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी के, थोड़ा टाइम दो उनको। ऐसे नहीं होगा कि आपने बस 2 महीने भर में आप कंप्लीट कर लोगे, ऐसा नहीं है, समय देना पड़ेगा। ठीक है, किसी टीचर का जो है जो बिल्कुल एसएससी लेवल का जो होता है ना, जूनियर लेवल, ग्रुप डी लेवल का जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होता है, आप उसको पढ़ लो, थोड़ा टाइम दो, 2-3 महीने, ऐसा नहीं, समय लगेगा उसको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे कमांड होने में 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा, उससे कम में नहीं होगा। ये नहीं है कि आप कोई नोट्स पढ़ लिया उस नोट से आ जाएगा। हाँ, यूपी का जो स्पेशल है उसको यूपी के लिए अलग अलग बुक्स आते हैं, यूपी के स्पेशल करंट अफेयर्स वगैरह वहाँ से हो जाएगा। यूपी का हिस्ट्री मतलब यूपी के लिए अलग से बुक आ जाएगी जिसमें यूपी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं नेशनल इंटरनेशनल भी पूछे जाते हैं। पिछले बार हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इस बात की उम्मीद आप मत रखिए कि सिर्फ और सिर्फ यूपी का बुक पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। आपको ढंग से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, क्योंकि 2-4 नंबर भी जो होते हैं वो मैटर रखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं 70 क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आप समझेंगे बात को। इन क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो नेट का नहीं होता है। ये यूपीएचईएससी भले ही है, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो नेट वाला लेवल होता नहीं है। इसका लेवल आईटी जेई का भी नहीं होता है। जैसे यूपी पीजीटी में क्या होता है कि लगभग 60-70% क्वेश्चन आईटी जेई लेवल से पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे आपको आईटी जेई लेवल से। यहाँ आपके जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ये क्वेश्चन का लेवल रहेगा आपका जैम का लेवल। इसके बाद जो नेट के जो 2 मार्क्स वाले जो होते हैं, नेट का जो पार्ट बी, जो बी पोर्शन होता है उससे क्वेश्चन होंगे, और जो गेट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, गेट के जो क्वेश्चन होते हैं इजी क्वेश्चन, वो यहाँ पर होते हैं। तो ये है आपका सिलेबस यूपीएचएससी का, और साथ में 30 क्वेश्चन जीएस से, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, यूपी स्पेशल है। ये सारे आपको यहाँ 30 क्वेश्चन यहाँ होंगे, बाकी 70 क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, लेकिन नेट क्वालिफाई करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद या तो आप पीएचडी कर रहे हैं, या तो आप मतलब जो है कुछ और कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हैं। पढ़ाना जरूरी होता क्या है कि पढ़ाने से चीज़ें रिवीजन में रहती है, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने पुराने नोट्स उठाइए, उनको रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और एक एक पॉइंट को वापस से अपने फ्रेश जो है वो नोट्स बना लीजिए। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। ये तो खैर यूपी पीजीटी के लिए कोर्स है 2500 रुपीज़ का। डियर स्टूडेंट्स, के अलावा हम लोगों ने यूपीएचईएससी का कोर्स लॉन्च कर रखा है, ठीक है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ये भी है टिल इंटरव्यू तक ये कोर्स जो होगा वैलिड रहेगा, और इसकी फी जो है वो 3100 रुपीज़ है, ठीक है। कोर्स फॉर यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, हमारे पास सारे सिलेबस पड़े हुए हैं। देखिए क्रैश कोर्स, आप CSI नेट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं ओनली 1100 रुपीज़ में, 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा जो हमारा बैच लेंथन हम परचेज कर सकते हैं 3100 रुपीज़ में, ठीक है, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होगी। इसके अलावा बैच एक्टिनम परचेज कर सकते हैं, इसकी जो फी है 5100 रुपीज़ है, वैलिडिटी 12 मंथ है। इसके अलावा बैच रोडियम है, ठीक है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, और इसकी जो फी है 9100 रुपीज़ है। आप इसके लिए, ये हमारे असाइनमेंट्स हैं, स्टडी मटेरियल हैं, ठीक है, ये आपको किसी भी कोर्स के साथ मिल जाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्टडी मटेरियल हैं, आपके सारे क्लास नोट्स होंगे, बुक्स होंगे, ये सब आपको मिल जाएंगे साथ में। और ये हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन है, आप इसको केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसके अलावा आप इसको एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कीजिए और जो है लॉगिन करके हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और हमसे जुड़िए, ठीक है। चलिए वापस से चलते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको यहाँ पर कि भाई साहब यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई इस चीज़ को ध्यान देना, 70 क्वेश्चन को। इसके लिए आपको जैम के लेवल प्रिपेयर करना होगा, नेट को रिवाइज करना होगा और गेट। लेकिन इसमें जो पेपर सी होता है ना, उसके लेवल पे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। पेपर सी के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, पेपर बी के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आप टॉपिक को पढ़ के आप सबसे पहले तो गेट के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोट किया था। इसके जितने क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन गेट लेवल के हैं, ठीक है। इसमें गेट लेवल के क्वेश्चन हैं, जैम के भी क्वेश्चन हैं, और साथ में जो पार्ट बी वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इन तीनों में अगर किसी दो को भी कर लेते हैं तो आप एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट आप अपने जो वैल्यू है वो ऐड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि बस गेट जैम कर लीजिए, या नेट का पेपर बी और जैम कर लीजिए, नेट का पेपर बी और गेट कर लीजिए। तो किसी दो को भी अगर आप कर लेते हैं और तीनों कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तीनों को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा थोड़ा सा क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 5-10 क्वेश्चन तो जूनियर लेवल से पूछते हैं,
ठीक है, जूनियर लेवल से पूछते हैं। उसके बाद एक और खतरे की घंटी होती है डियर स्टूडेंट्स, एक टॉपिक है, ठीक है, वो बड़ा खतरे की घंटी है, ठीक है। वो टॉपिक कौन सा है? जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ये बायोमोलिक्यूल्स बहुत फंसाता है। अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था पॉलिटेक्निक का यूपी में, उसमें पता है क्या किया था? उसमें मतलब इस टॉपिक से, ओनली बायोमोलिक्यूल टॉपिक से लगभग मुझे लगता है कि 15-20 क्वेश्चन पूछ दिए। सबकी हवा टाइट हो गई। मतलब जितने लोग क्वालिफाई करने वाले थे किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, और जितने लोग क्वालिफाई नहीं करने वाले थे वो लोग क्वालिफाई कर गए। आप बोलोगे सर ये कैसे? तो देखो होता है क्या है कि केमिस्ट्री का मतलब बायोमोलिक्यूल थोड़ी मानते हैं लोग। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? और जैसे जीओसी हो गए, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गए, नेम रिएक्शन हो गए, रिएजेंट हो गए, पेरीसाइक्लिक, फोटोकेमिस्ट्री, हेटेरोसाइक्लिक, यही ना होते हैं। और वहाँ पर क्या किया कि बिल्कुल बायोमोलिक्यूल के अंदर के पार्ट, बायोमोलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक से उठाकर डीएनए, आरएनए, ठीक है ना, बेस, ठीक है, उन सब से उठा के लेकर 15 से 20 क्वेश्चन उन्होंने बना दिए। अब हुआ क्या, जिन्होंने भी इस टॉपिक को पढ़ा था, टॉपिक बहुत आसान था, लेकिन केमिस्ट्री वाले पढ़ते नहीं है बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये टॉपिक जनरली रिलेटेड क्या करता है, रिलेट करता है बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो जिसने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बदले जिसने ऑनर्स में बायोकेमिस्ट्री का वो पढ़ रखा है, अगर किसी ने बायोकेमिस्ट्री को ये ले रखा है, या कोई बायो बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा जिसने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया होगा, मास्टर्स किया होगा, उसके बल्ले बल्ले हो गए। क्योंकि ये 10 से 15 क्वेश्चन उसको तो वैसे ही 12th में पढ़े हुए थे, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे, लेकिन इतने क्वेश्चन पूछ दिए इस टॉपिक से कि अच्छे स्टूडेंट की हवा निकल गई, सबका बर्बाद हो गया पेपर। तो ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है। अगर ढंग से पेपर सेट करना था तो भाई आप सबके पेपर इक्वली सेट कीजिए ना। सिलेबस में दिया था एक लाइन, मतलब 20 लगभग 50 लाइन का सिलेबस था, उसमें एक लाइन में इस टॉपिक का जिक्र था, और इससे अकेले 20 क्वेश्चन के आसपास दे दिए गए, और बाकी सबसे 70-80 क्वेश्चन बाकी मिला के दिए गए। पता चला सबका गेम खत्म हो गया। और जो लोग बस बायोकेमिस्ट्री या बायो बैकग्राउंड के थे उन्होंने बाजी मार ली। खैर जो भी हो, एग्ज़ाम है, एप्लीकेबल सब होते हैं और सब लोग एलिजिबल होते हैं। एग्जाम में बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है एलिजिबल होंगे ही, ठीक है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको मेनली बात बताई, मेनली बात आपको यहाँ इस बात को मोटा बात को समझना है कि सबसे पहले आपको जो PYQ बना लेना है जैम का, ठीक है, पार्ट बी का नेट, और साथ में गेट का। ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लगभग ये टाइम कम नहीं लेगा, ये लगभग 3 से 4 महीने का आपको टाइम ले लेगा। ऐसा नहीं कि ये 3-4 महीने से कम टाइम लेगा, लेकिन आपको सारा ध्यान इसी पे देना है। और साथ में आपको जो है GS की स्टडी आपको करनी है, ठीक है। और आप हमारा ये कोर्स जो है अगर ये परचेज करेंगे तो इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प ही मिलेगी, क्योंकि ये जो कोर्स है ये डेडिकेटेड कोर्स है UPSC के लिए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चूँकि जो भी नेट क्वालिफाइड लोग उनको बताने के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो एक काम तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अपने शॉर्ट नोट्स को एक बार फिर से बनाना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने अगर नेट क्वालिफाई किया तो विदाउट शॉर्ट नोट्स बनाए कोई नेट क्वालिफाई कर ही नहीं सकता है, ठीक है। दिल्ली में GS राय से लेके केम अकेडमी कहीं भी आप पढ़िए, जब तक आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कमांड ही नहीं होगा टॉपिक पे, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। बस एक बार दोबारा से हिम्मत जुटाइए और सारे पुराने शॉर्ट नोट्स छोड़ दीजिए, न्यू शॉर्ट नोट्स बनाइए, न्यू टॉपिक पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक बार फिर से फ्रेशली सारे टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाइए। सिलेबस को अपने पास रखिए, सिलेबस से दूर मत जाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स बना के उसको क्या कीजिए, मान लीजिए पहले वाले आपको शॉर्ट नोट्स बने 200 पेज में, फ्रॉम कंप्लीट केमिस्ट्री का, 200 पेज को क्या कीजिए अपने दीवारों पे इस तरह चिपका दीजिए, ठीक है। ये दीवार है, ऑर्गेनिक का लेयर अलग, फिजिकल का लेयर अलग और फिर इनऑर्गेनिक का लेयर अलग, तीनों को इस तरह चिपका दीजिए। और रोज़ सुबह शाम उठ के एक बार उसको देखा कीजिए। और एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले क्या कीजिए, इन 200 नोट्स को, 200 पेज को वापस से उतारिए, लगभग 25 से 30 पेज ईच करके, लगभग आपको 80 से 90 पेज में आपको कंप्लीट केमिस्ट्री को उतार लेना है। फिर से शॉर्ट नोट्स बनाइए। लेकिन जहाँ पहले आपको 250 पेज का शॉर्ट नोट्स बना था, अब की बार आपका शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए लगभग 70, 80, 90 पेज में। और यही शॉर्ट नोट्स लेके आप एग्ज़ाम तक जाएंगे, एग्ज़ाम के अंतिम दिन तक पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के अंतिम टाइम तक पढ़ेंगे, और यही आपको जो होगा एग्ज़ाम में काम भी आएगा और आपको रिजल्ट ला के यही देगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ ये भी बताया कि आपको शॉर्ट नोट्स किस तरह बनाना है। एक सबसे बड़ी बात होती है, नेक्स्ट बात है रिवीजन के बारे में। रिवीजन के बारे में आपको समझना होगा भाई रिवीजन का फंडा क्या है। देखिए, जब किसी टॉपिक को आप पढ़ते हैं, मान लीजिए किसी टॉपिक को आपने पढ़ा, 3 घंटे लगा के आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है,
कोई टॉपिक पढ़ा, उसका नोट्स बनाया, सबसे पहला रिवीजन आपका उसी टाइम हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को 3 घंटा पढ़ा है आपने, उस टॉपिक को रिवीजन करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा। उसी टाइम एक बार देख लो, पेन चला ऐसे टच करके उसको देख लो, हार्डली 10 मिनट लगेगा। अगला रिवीजन भी उसी टाइम होना चाहिए, उसी टाइम में एक बार फिर से, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा अगला रिवीजन होने में। यानी पहला जो पढ़ा आपने 3 घंटे में, फर्स्ट रिवीजन सेम टाइम पे 10 मिनट के अंदर, सेकेंड रिवीजन सेम टाइम पे 3 मिनट के अंदर, यानी पढ़ने के बाद 2 बार आप उसको रिवाइज। देखिए ये बहुत स्ट्रेटजी है ना, जिसको कि स्टूडेंट्स फॉलो करके SPM तक पहुंचते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है बस। तो मैंने क्या बोला कि 3 घंटे के लेक्चर के बाद 10 मिनट का रिवीजन और 3 मिनट का एक और रिवीजन, तो आपका काम आपका हो गया, आपके दिमाग में बातें बैठ गई। इसको हमेशा याद, हमेशा के लिए ज़िंदगी में बिठा लीजिए कि जब भी पढ़ेंगे 10 मिनट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे और 3 मिनट का एक और रिवीजन शॉर्ट मार लेंगे, तो 2 रिवीजन साथ के साथ। उसके बाद एक रिवीजन आपको अगले दिन बैठ के कर लेना है। उसके बाद एक रिवीजन आपको 1 वीक के अंदर करना है, फिर 1 मंथ के अंदर करना है, और फिर आप हमेशा के लिए आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। फिर आप 6 महीना बाद भी रिवीजन कीजिए, वो चीज़ें आपको एज इट इज़ आपके दिमाग में बैठी रहेंगी। ठीक है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है। CSIR के जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह आपको होंगे ना, वो वहाँ मिल जाएंगे। CSIR गेट के मॉक टेस्ट आपको GSRS से या दिल्ली से, इवन कि छोटे मोटे मार्केट में तो खैर नहीं मिलेंगे, लेकिन ढंग के मार्केट में आपको मॉक टेस्ट वाले बुक्स मिल जाएंगे। उन मॉक टेस्ट को लगाइए। ठीक है। वही आपका टेस्ट सीरीज, उसको अपने टाइम की शेड्यूल बांध लीजिए। हाँ भाई, इस टाइम कितने टाइम के अंदर करना, अपना टाइम रख दीजिए और उस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो आप इसको कीजिए। ठीक है। अपना रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। ठीक है। शॉर्ट नोट्स को छोटा छोटा करते जाइए, शॉर्ट नोट्स को लास्ट तक रिवाइज करना है। नोट्स सुंदर बनाइए शॉर्ट नोट्स, ताकि पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है। सारे टॉपिक को रिवाइज कीजिए, सिलेबस अपने पास निकाल के रखिए। ठीक है। और गेट, जैम और CSIR नेट पार्ट B का जो पोर्शन है, इसको अच्छे से आप PYQ को अच्छे से लगा लीजिए और GS पे फोकस करना स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री पॉली आज से ही कीजिए। GS 1 महीने में नहीं होता है। अगर पिछली बार किसी ने दिया होगा, फेल कर गया होगा, अगर वो इसके कारण, तो उसको समझ होगी कि जो GS में उसने मार खाया, तो GS में मार खाने वाला काम मत कीजिए। आप उसको अभी से कीजिए। अभी से आप उसको अगर लेके चलेंगे थोड़ा थोड़ा 2 घंटे रोज़, तो आने वाले 2-3 महीने में पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपके हाथ में होगा। कुछ नहीं करना है। ग्रुप D लेवल का जो आप पढ़ाया जाता है, ग्रुप D लेवल के जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, हार्डली 40-50 लेक्चर हिस्ट्री में हो जाएंगे। उसी तरह से आपको पॉलिटी में हो जाएंगे, ज्योग्राफी में हो जाएंगे। एक एक करके आप सारे को कर लेंगे और ये सब कुछ आपके कमांड में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, हमारा कोर्स परचेज कीजिए। ठीक है, ताकि आपको हमारी साइड से भी पूरी हेल्प हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।